हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग पे। जैसा आपको पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की हम लोग क्या कर रहे हैं, जो PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख रहे हैं और उस पर अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा हो सके। तो आज हम लोग जो आरपीएफ का जो शिफ्ट करने वाले हैं वो 20 तारीख का होगा, ठीक है, यानी कि 20 जनवरी 2019 का होगा। और शिफ्ट कौन सा होगा? शिफ्ट होगा आपका सेकंड। कौन सा होगा? शिफ्ट होगा सेकंड। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, लाफर वक्र कर की औसत दर का डैश से संबंध प्रदर्शित करता है। यानी कि आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ें तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि लाफर क्या है आपका? लाफर, ठीक है, लाफर वक्र का संबंध किससे होता है, ठीक है ना। इनमें देखिएगा, क्या मंदी की बात करते हैं, सरकार को कुल कर राजस्व, डिजिटल युग या बेरोजगारी, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका कौन सा है? तो है सरकार को क्या कुल कर का राजस्व। तो ये जो सरकार होती है, सरकार का जो कुल कर राजस्व है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाफर वक्र कर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ज़रा थोड़ी सी यहाँ से अगर हमने बात की तो बात कर लेते हैं कि देखिए, अर्थ शास्त्र का अगर पूछा जाए कि जनक किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं एडम स्मिथ को। किसे मानते हैं? तो एडम स्मिथ को, ठीक है, एडम स्मिथ को। तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्र की संपत्ति। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की है। इन्हीं की मानते हैं क्या? अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक मानते हैं, ठीक है। देखो, एक सवाल ध्यान रखिएगा, बेरोजगारी में क्या आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी, देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसे हम लोग कहते हैं छिपी रोजगारी। क्या बोलते हैं? छिपी हुई रोजगारी, बेरोजगारी, ठीक है। ये खासकर हमें कहाँ देखने को मिलता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्थात ये खासकर दिखता है कृषि वाले क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पे दिखेगा? कृषि में दिखेगा, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये होती है कि मतलब आपको लगेगा तो कि हम रोजगार में लगे हैं, लेकिन उस रोजगार का मतलब वो 2 इंसान भी कर सकता है, लेकिन आप उसमें 4 लोग लगे हैं, ठीक है, 4 लोग लगे हैं। मतलब वो काम 2 से भी हो सकता है, लेकिन उसमें 4 लोग लगे हैं, तो वहाँ पे बेरोजगारी छिपी हुई होती है, ठीक है ना। यानी 2 की आवश्यकता नहीं, फिर भी उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सरकार को कुल राजस्व से मतलब है, ठीक है ना। एक पूछेगा आपको कि अमेरिका में आर्थिक मंदी कब आई थी? यूएसए में आर्थिक मंदी कब आई थी? तो ये आई थी 1929 में, ठीक है। क्या आई थी? 1929 में। जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे देश यानी विश्व कह सकते हैं प्रभावित हो गया था, आर्थिक मंदी के चपेट में आ गया था। सबसे अधिक इससे प्रभावित होने वाला देश था वो था कौन सा? जर्मनी। और सबसे कम प्रभावित वाला देश था वो था रसिया, ठीक है। तो यूएसए में यानी अमेरिका में आर्थिक मंदी कब आई थी? 1929 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस खेल से कूदने की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है? ठीक है, पोल वॉल्ट, स्नूकर, बिलियर्ड्स, शतरंज। तो आप खुद ही देखेंगे तो इनको देखेंगे भाई, शतरंज में तो थोड़ी कूदा जाता है, स्नूकर बिलियर्ड्स में तो नहीं कूदा जाता है, यानी कि क्या है? पोल वॉल्ट। किससे है ये? पोल वॉल्ट, ठीक है। पोल वॉल्ट यानी आप समझ रहेंगे, यानी कि जो पोल जंपिंग है, इसे पोल वॉल्ट को क्या कहते हैं? पोल जंपिंग भी तो कहते हैं। क्या बोलेंगे? पोल जंपिंग, पोल जंपिंग, ठीक है ना, पोल जंपिंग, ठीक है। बाकी शतरंज आप जानते ही हो कि भाई शतरंज जिसे हम लोग कहते हैं क्या? चेस, क्या बोलते हैं?
चेस, जैसे बहुत सारे खिलाड़ी से मिलेंगे, मैक्सन कार्लसन है, ठीक है ना, आर प्रज्ञानंद है, नहीं, आर वैशाली है, ठीक है, फिर आप देखेंगे तो कोनोरू हम्पी है, ठीक है, ये सारे लोग शतरंज से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2006, 2000, 1992 या 1998, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1998, ठीक है ना, 1998। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी बात किसकी हो रही है? आरबीआई की, ठीक है ना, बात किसकी हो रही है? तो आरबीआई की, ठीक है। तो आरबीआई ध्यान रखना कि पहले ये निजी स्वामित्व में थी, निजी स्वामित्व में, ठीक है। लेकिन आरबीआई का क्या हुआ? आरबीआई का हुआ 1949 में राष्ट्रीयकरण। क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। तो जब राष्ट्रीयकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अब सरकार के क्या आ जाएगी? स्वामित्व में आ जाएगी। तो यानी कि 1949 से अब तक ये क्या है? भारत सरकार का क्या केंद्रीय बैंक है, ये क्या केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना की जब बात करोगे तो ये कब होगा? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। क्या है? 1 अप्रैल 1935। तो आरबीआई की अगर देखेंगे तो पहले जो गवर्नर होते हैं कौन है? पहले गवर्नर होंगे वो आपके बोर्न आर्स स्मिथ, ठीक है ना, सुना होगा आपने। या फिर भारतीय गवर्नर का वो कहें कि भारतीय गवर्नर करना है, ठीक है, तो वह कौन? के सडम मुखी, ठीक है, के सडम मुखी आपने सुना होगा, ठीक है। तो आरबीआई को आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई जो है ये भारत की क्या है? केंद्रीय बैंक है, भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। और भारत के अलावा ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार का भी ये केंद्रीय बैंक रह चुका है, लेकिन वर्तमान में तो ये केवल भारत का ही क्या है? ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है। अभी तो वर्तमान में केवल भारत का ही केंद्रीय ये बैंक है आरबीआई, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रसलिस्ट एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है, ठीक है ना। यानी कि देखो एरोसॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रसलिश। क्या है? प्रसलिश कहते हैं। कोलाइड है बटर, मिट्टी, कोहरा, प्यूबिश, ठीक है। तो देखो इसमें एरोसॉल है, ठीक है, मतलब कोलाइड कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एरोसॉल कौन है? तो हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है? कोहरा होगा। कौन होगा? कोहरा होगा, यानी कि फॉग होगा, ठीक है। तो अगर देखें अन्य की बात करते हैं तो चाहे आपका वो धूल हो गया या आपका धुआं हो गया, देखो धूल हो गया, धुआं हो गया, या फिर इसके अलावा आप देखो जो धुंध होता है, ठीक है, क्या धुंध होता है, ठीक है, कोहरा हो ही गया, ठीक है। धूल, धुआं या धुंध ये सभी किस में आते हैं? ये सभी आपके एरोसॉल हैं। किस प्रकार के? कोलाइड कैसे हैं? तो एरोसॉल हैं, ठीक है ना। धूल, धुआं, धुंध ये सब कोलाइड है, कैसे? एरोसॉल प्रकार के। अगला देखिएगा, अगला है कि महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी है? विशाख दत्त ने, पतंजलि ने, कालिदास ने या अमर सिंह ने, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या है? ये तो सही आंसर है पतंजलि, ठीक है। तो देखिए जो पतंजलि है ये जो एक व्यक्ति है कौन? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग कि ये क्या थे? दरबारी कवि थे। क्या थे ये? दरबारी, ये क्या थे? कवि थे। ये क्या थे? दरबारी कवि थे। और बाकी पतंजलि के बारे में पढ़ाई है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग योग दर्शन का जनक मानते हैं। तो योग दर्शन का जनक किसे मानते हैं? पतंजलि को। किसे मानते हैं? पतंजलि को मानते हैं, ठीक है। अब देखिए कालिदास की अगर बात करें तो कालिदास की तो कई सारी पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए कालिदास की पुस्तकों की बात, ये मतलब आप कह सकते हो कि जो संस्कृत के काफ़ी बड़े विद्वान ये थे, ठीक है ना, ये काफ़ी बड़े विद्वान थे। इनकी पुस्तकों की बात करेंगे तो एक पुस्तक आपको मिलेगी मेघदूत,
कौन सी है, मेघदूत। फिर के बाद में रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम इनकी एक पुस्तक है, रघुवंशम है। विक्रोमोर्वशीयम भी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अभिज्ञा शाकुंतलम है, अभिज्ञा शाकुंतलम है, अभिज्ञा शाकुंतलम है। इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम है, मालविकाग्निमित्रम है, ठीक है। इसके अलावा ऋतु संहार भी है इनका, ऋतु संहार भी है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक आपने सुना होगा, विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो ये कालिदास की ये सारी पुस्तकें हो गई, ठीक है। अब देखिए अमर सिंह की पुस्तक कौन सी है, अमरकोश है, कौन सी है, अमरकोश है इनकी पुस्तक। विशाख दत्त की पुस्तक आपने पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस, कौन सी है, मुद्रा राक्षस। और क्या है, तो देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम ये इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है ना, विशाख दत्त की, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा कि सवाल बन सकते हैं यहाँ से भी। अगला है भारत में वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ उतरा था, कन्नूर, कोच्चि, कालीकट या कोल्लम, ठीक है। तो सभी स्थान तो दिख रहे हैं केरल के ही, तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा स्थान होगा, कालीकट होगा, ठीक है, कालीकट। कब, तो ये ध्यान रखेंगे 1498 में, कब, 1498 में। तो कालीकट ध्यान, कालीकट के कप्पू डाबी, तो कप्पू डाबू स्थान पर ये उतरा था, स्थान पर। तो ये मई 1498 में ये कहाँ आया था, भारत आया था, ठीक है ना, 1498 में ये भारत आया था। अब देखो वास्को डिगामा ये है जो, ये क्या था, तो एक पुर्तगाली क्या था, नाविक था, पुर्तगाली क्या था, ये नाविक था। और वास्को डिगामा का जो स्वागत किया वो कालीकट का शासक वहाँ का क्या था, जमोरिन था, कौन था, जमोरिन, ठीक है ना। तो कालीकट का शासक जमोरिन ने क्या किया, इसका किया स्वागत किया, क्या किया, स्वागत किया, ठीक है। और वास्को डिगामा को ये ध्यान रखना कि वास्को डिगामा को ये अफ्रीका से कौन इसे भारत के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया था, ठीक है ना। एक अब्दुल मजीद नाम का क्या था, भारतीय व्यापारी था जो गुजरात का रहने वाला था। ध्यान रखिएगा यहीं पर कि वास्को डिगामा को भारत के लिए पथ प्रदर्शक का काम भारतीय व्यापारी अब्दुल
मजीद ने किया था। और ये भारत में स्पेशली गुजरात का ये था। स्पेशली कहाँ का ये, तो ये था गुजरात का था ये। ठीक है, कहाँ का था स्पेशली, ये गुजरात का था। इसने किया था प्रदर्शक के रूप में। तो वास्को डी गामा एक शहर भी है, ध्यान रखिएगा। अगर सवाल हो जाए कि वास्को डी गामा एक क्या भाई शहर भी तो है, ये शहर की बात करेंगे तो वास्को डी गामा शहर कहाँ पे है, तो बताएंगे ये शहर है एक गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में। तो वास्को डी गामा भारत में आप देखोगे तो ये कितनी बार, 2 बार आता है। ठीक है ना, कितनी बार, 2 बार आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आघात वर्धनीय, भंगुर, नाजुक या नम्य। ठीक है ना। तो देखो, यदि कोई वस्तु तार मतलब केबल के रूप में, यानी कि वायर के रूप में अगर उसे बनाया जा सकता है तो फिर उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे नम्य। क्या बोलेंगे, नम्य कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, नम्य कहेंगे। ये लिखा आघात वर्धनीय। ठीक है, आघात वर्धनीय मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी कह सकते हो धातु पर, आप किसी भी धातु पर जितना आघात मारोगे, आघात में चोट मारोगे, उतनी ही वो बढ़ती चली जाए, वो टूटे ना, तो वो उसे कहेंगे आघात वर्धनीय धातु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कि सर्वाधिक, क्या ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक आघात वर्धनीय, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो वो है कौन सी, तो था ना, वो है गोल्ड, यानी कि वो है सोना। कौन सा है, वो है सोना। तो सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो ये है सोना। ठीक है, गोल्ड है। ठीक है, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, आघात वर्धनीय मतलब क्या होता है, आघात मतलब होता है चोट मारना, वर्धनीय मतलब होता है बढ़ना। तो जितना आप चोट मारेंगे तो वो धातु उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, मतलब बहुत पतली चादर बन जाएगी। ठीक है, बहुत पतली चादर बन जाएगी, लेकिन वो टूटेगी नहीं। ठीक है, वो टूटेगी नहीं। देखिए, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है। ठीक है, केरल, गुजरात, गोवा या कर्नाटक। ठीक है, तो ये दमन यू दीव। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है आपका गुजरात। क्या है, गुजरात। जरा इनका अगर आप लोकेशन देखेंगे, भाई लोकेशन कहाँ पे है, इनकी लोकेशनों की बात कर ले हम। तो ये भारतीय मैप है। इस भारतीय मैप पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर गुजरात के तट पर, ठीक है ना, इस वाले हिस्से में, यहाँ पर तटीय क्षेत्र में आपको यहाँ पर एक क्षेत्र मिल जाएगा और इसका नाम जो होगा ये है आपका क्या, तो ये है दमन। क्या है, दमन। और खंबात की खाड़ी में यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम क्या है, दीव। क्या नाम है, दीव। तो दमन या दीव, ये दोनों जो आपके क्या हैं स्थल हैं, वो गुजरात से क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। क्या करते हैं, गुजरात से सीमा अपनी साझा करते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि गुजरात का ये वाला पार्ट इतना सा है, इतना से है। अच्छा, कभी सवाल अगर ये बन जाए, देखिएगा कि दादर नगर हवेली की अगर बात करोगे आप ना, दादर नगर हवेली, तो वो 2 राज्यों की सीमा पे है ऐसे। ठीक है, तो जो दादर नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली की जो सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है। एक तो लगी है किससे, एक तो लगती है गुजरात से और दूसरी लगती है महाराष्ट्र से। किससे लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। ठीक है, ध्यान रखना, किससे, महाराष्ट्र लगती है। तो ये सवाल हो सकता है। फिर इसके बाद देखिएगा, जब चंडीगढ़ की बात करेंगे आप कि चंडीगढ़ की सीमा किस किस से लगती है, तो देखो चंडीगढ़ की सीमा जो लगती है वो लगती है पंजाब से और लगती है किससे, हरियाणा से। किससे, हरियाणा से लगती है। ठीक है, हरियाणा से लगती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर ये कहा जाए कि पुदुचेरी की सीमा किससे लगती है भाई, बताओ ज़रा, पुदुचेरी
पुडुचेरी की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो इसकी सीमा तो आप कहेंगे तो फिर कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फिर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और फिर कौन सा हो जाएगा आपका? केरल। तो इनसे सीमा लगती है। ठीक है, तो इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जो आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला है चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है कहाँ का? चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली कहाँ का? पंजाब का, छत्तीसगढ़ का, हरियाणा का या केरल का? एक अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो अगर नाम से देखो ना, थोड़ा सा साउथ इंडिया का नाम लग रहा है, नहीं लग रहा है? चाक्यार कुथु, तो ये कहाँ पे होना चाहिए? केरल का होना चाहिए भाई। कहाँ का होना चाहिए? केरल का होना चाहिए। पंजाब में आप देखोगे तो पंजाब में तो एक है आपका गिद्धा, सुना ही होगा, गिद्धा फेमस है यहाँ का। भांगड़ा, देखो भांगड़ा लिख गया, भांगड़ा। टिप्पानी भी चलता है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा यहाँ पे तो पांडवानी ना, कौन सा? पांडवानी। कौन सा है? पांडवानी। आपने तीजन बाई का नाम सुना होगा, ये बहुत अच्छी इसकी नर्तंगिना है, पांडवानी। पांडवानी नृत्य बड़ी ही फेमस है यहाँ का। ठीक है, तो पांडवानी नृत्य की बड़ी ही क्या प्रसिद्ध नर्तंगिना कौन है? तो वो है तीजन बाई, इसकी प्रसिद्ध नर्तंगिना है। ठीक है, हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में सुना होगा एक चलता है यहाँ पे झूमर, जबकि घूमर जो है राजस्थान का है। ठीक है, घूमर राजस्थान का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सबको। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ था? आपदा प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम, युवाओं के लिए संसदीय फोरम, बच्चों के लिए संसदीय फोरम या जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम? ठीक है, तो वो इनको अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना तो कब हुई? इसकी तो हुई थी 2005 में। इन दोनों की स्थापना एक ही सन में हुआ था, 2006 में, और इसका हुआ था 2011 में। तो पूछ रहा है सबसे पहले गठन किसका हुआ था? तो ये हुआ किसका? तो फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश डैश द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ये सवाल अच्छा है आपका, क्योंकि ये कई बार एसएससी में और आपके रेलवे में पूछा जा चुका है। ये सीबीआई की बात कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को डैश डैश द्वारा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सीबीआई का विशेष अधिनियम से, संविधान से, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से या केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम से? तो वैसे सही आंसर क्या है? सही आंसर है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से। ठीक है, देखिए तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना होती है वो 1963 में होती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर वो सीबीआई की बात कर रहा है। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब होती है? तो 1963 वाले अधिनियम से होती है। क्या होती है? 1963 वाले अधिनियम से होती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की बात करेंगे तो ये लगभग आप देखेंगे ये कब बनेगा। ठीक है, ये बनने की बात करेंगे तो ये आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये शायद 2003 के आसपास में बनता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करना है? 200 दिन का, 330 दिन का, 100 दिन का या 300 दिन का? ठीक है, तो ये सही क्या है आपका? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का। ठीक है, यानी कि जो पहले देखो इसको हम लोग नरेगा कहते थे, नरेगा। तो नरेगा का फुल फॉर्म आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें ये होगा नरेगा। ठीक है, यानी कि नेशनल यानी
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये हम लोग कहते थे इसे। तो इसकी स्थापना, इसके बाद गठन की बात करते हैं, तो गठन जब होगा इसका, नरेगा गठन पूछेगा, तो गठन जो हुआ था वो सितंबर 2005, ठीक है। जबकि नरेगा की बात करेंगे, ये लागू होने की बात करेंगे, लागू, तो लागू होगा 2 फरवरी 2006 को। लेकिन लागू होगा कहाँ से ये, तो आंध्र प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अनंतपुर, वहाँ से, ठीक है ना। तो लागू का स्थान क्या होगा, स्थान है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से, कहाँ से, अनंतपुर जिला से लागू होता है। लेकिन आगे चल के देखेंगे तो कब, तो कब 2 फरवरी 2009 को ये नरेगा की बात करते हैं, नरेगा से ये क्या बन गया, मनरेगा बन गया, ठीक है, मनरेगा बन गया, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये नाम दिया गया, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, जो ये मनरेगा है या फिर नरेगा है, जो भी है, पुराना नाम नरेगा है, वर्तमान में मनरेगा है, ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है, ये गारंटी काम योजना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये क्या है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, रोजगार गारंटी क्या है, योजना है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मतलब विश्व में सबसे अधिक जो गारंटी योजना जो रोजगार देता है वो कौन देता है, मनरेगा देता है, ठीक है ना, मनरेगा देता है, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे तो आपको अनिवार्य रूप से काम दिया जाएगा, आपका ये गारंटी ये है, ठीक है, एक गारंटी है। तो ये संविधान में जो आपका डीपीएसपी है ना, वहाँ पे शामिल किया गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो नरेगा की जो मनरेगा है, मजदूर जो मनरेगा, इसकी मजदूरी हर राज्यों में अलग अलग है, लेकिन सबसे अधिक इसकी मजदूरी हरियाणा में है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरी किस राज्य को दी जाती है, कौन सा राज्य देता है, तो वो हरियाणा देता है, ठीक है ना। HR हरियाणा देता है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा जो है वो अधिक मजदूरी देता है। अब देखिए, किसकी संतुष्टि पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसमें 4 ऑप्शन है, वर्मा समिति, सावंत समिति, ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति, ठीक है ना। तो इसमें तो एक ही सही लग रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संथानम समिति। तो संथानम समिति बनी कब कब थी, तो आप देखोगे संथानम जो समिति का जो निर्माण होता है, क्योंकि संथानम समिति के ही अनुशंसा पर देखिएगा जो सेंट्रल सिविलियंस जो कमीशन है, इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। तो ये संथानम समिति को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो प्रशासनिक सुधार आयोग है प्रथम वाला, ये तो कब गठित हुआ था, 1966 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है, ये थे। तो इन ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है ना, इसके ध्यान रखिएगा, इसका जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए, दोनों में से पहले जो पूरा हो जाए। अब देखिएगा, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए हैं, जापान, अमेरिका, चीन या इंडोनेशिया। तो किसने प्राप्त किया था भाई, चीन ने प्राप्त किया था। किसने किया था, चीन ने प्राप्त किया था। तो अभी देखो 19वां जो एशियाई खेल ये कहाँ पे हुआ है, 19वां एशियाई खेल कहाँ पे हुआ है, तो बताएंगे हुआ है
हांग झाऊ कहाँ पे हुआ है? हांग झाऊ कहाँ पर? तो ये हुआ है चीन में। कहाँ हुआ है? चीन में। और कब हुआ है? तो 2023 में ही हुआ है। कब हुआ? 2023 में हुआ। लेकिन ये प्रश्नकाल के दौरान ये 18वां पूछा है। तो अब आने वाले समय में यानी कि अगर एग्ज़ाम होता है आपका 24 में, तो आपसे ये 2023 का वो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महायान यानी बृहद वाहन कहलाती है? थेरवाद, ब्रजयान, महायान या अभिधम्म पिटक। तो ये तो महा लिखा है, तो महान से क्या हो जाएगा? देखो महायान। ठीक है, महायान। क्यों? आपको पता है कि जो आपकी चौथी बौद्ध संगति, ठीक है ना, जो लगभग 483 के आसपास में हुई थी। ठीक है ना, उस समय हुई थी चौथी बौद्ध संगत 483 के आसपास में हुई थी। ठीक है, और ये जो बैठक है आप देखेंगे तो ये खासकर कुंडलवल वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, तो चौथी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। ठीक है, महायान और एक बटा था किसमें? हीनयान। तो जो लोग बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहते थे वो थे कौन? महायान वाले। और वो बौद्ध धर्म जो परिवर्तन नहीं चाहते थे वो अपने पुराने ही परंपरा से रीति रिवाज अपना शुरू करते थे, तो वो ध्यान रखिएगा वो हीनयान कहलाते थे। ठीक है, तो जो महायान वाले थे ये ध्यान रखिएगा कि ये मूर्ति पूजा के क्या थे? समर्थक थे। यानी ये चाहते थे कि जो भगवान बुद्ध हैं उनकी मूर्ति की पूजा की जाए, जबकि ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे हीनयान। जो महायान वाले थे इनकी जो कह सकते हैं भाषा थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ठीक है, और इनकी भाषा क्या थी? मतलब साहित्यिक भाषा क्या थी? वो थी पाली। कौन सी थी? पाली। कौन सी थी? पाली। तो ये ध्यान रखिएगा कि महान वाहन कहलाती है, तो वो है कौन सा? महायान। ध्यान रखिएगा। अगर देखिएगा महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से? XY, YY या XX। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? देखिएगा वो हो जाएगा XX हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? XX हो जाएगा। देखिएगा, और तो XY किस में होगा? XY पुरुषों में होगा। किस में होगा? पुरुषों में होगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इस चीज़ का कि 50% गुण, ठीक है, गुण माता पिता से बच्चों में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। क्या होता है? स्थानांतरित होता है। कितना? 50% गुण ही क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ठीक है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कितना? तो 50%। ठीक है, तो आपने खासकर पढ़ा होगा कि आनुवंशिकी का जनक किसे मानते हैं? तो डॉक्टर हरविंद खुराना को माना जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? देखो इससे पहले हम लोगों ने अभी कुछ चर्चा किया था। ठीक है, किया था क्या? कब? कितना? तो अभी तो हमने चर्चा किया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो कितना होगा? 4 साल होगा या फिर कितना होगा? 65 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। तो एक सवाल बनता है आपका, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये गठित कब हुआ था? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 2003 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 2003 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगला है कि मनुष्य का कान डैश डैश की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को नहीं सुन सकता। ठीक है, अधिक से नहीं सुन सकता ना, तो ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो ये 20,000 हर्ट्ज यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे के लिख दो, है नहीं? तो 20,000 हर्ट्ज
तो ये देखिएगा कि जो आपका क्या होती हैं, जो श्रव्य जो तरंगे होती हैं, श्रव्य जिसे सुना जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है वो होती है कौन, तो होती है 20 से लेकर कितना, तो 20,000 हर्ट्ज के बीच के बीच। तो आप यानी कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर 20 से कम है, 20 हर्ट्ज से अगर जो कम है तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अश्रव्य। क्या बोलेंगे, अश्रव्य तरंगे बोलेंगे, अश्रव्य तरंगे बोलेंगे। और जो क्या होगा आपके, यदि अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसे कहेंगे प्राश्रव्य। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, प्राश्रव्य तरंगे। तो आप इनको भी नहीं सुन सकते हो, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम हो गया तो भी नहीं सुन सकते हो, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो भी नहीं सकते हो। यानी इसके बीच में इसके बीच तरंगों की जो अगर आवृत्ति होगी तो हमारे कान उसको सुन सकते हैं, कान उसको सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो ध्वनि की चाल होगी कितनी, तो ये होगी 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि एक ही स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती। ठीक है, तो ध्वनियों में क्या होता है कि ठोस में इनकी चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है, द्रव्य में उससे थोड़ा कम हो जाएगा, और गैस में उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ध्वनि अगर बात करेंगे तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग है, और जो प्रकाश है वो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग है। अब देखिएगा डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, डांडिया पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ये सही आंसर क्या है, गुजरात, क्योंकि गुजरात में क्या है आपका गरबा भी है। ठीक है, इसके अलावा भवाई भी है, इसके अलावा आपने उसमें देखो डांडिया है। तो डांडिया ये नवरात्र वहाँ पे नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो यहाँ पर एक है लावड़ी, इसके बाद है तमाशा। ठीक है, तमाशा लोक नृत्य यहाँ का है। राजस्थान की देखेंगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा, घूमर, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे काल वेलिया, इसके अलावा 13 ताली। ठीक है, 13 ताली। ठीक है ना, बाकी पंजाब को जानते ही, भांगड़ा, गिद्धा, और यहाँ पे एक टिप्पाड़ी भी चलता है। ठीक है, कीकली भी यहीं का है, पंजाब का कीकली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उच्च न्यायालय का पदासीन मुख्य न्यायाधीश, भारत का पदासीन मुख्य न्यायाधीश, और भारत का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश। तो देखिएगा इसमें सही आंसर क्या होगा आपका, तो भारत का सेवानिवृत्ति जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वही बनेगा इसका। इसका मतलब ये हो गया कि जो भारत का जो भी पूर्व में न्यायाधीश रहा हो चुका वो बनेगा इसका। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये कब बना था, राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग, ये कब बना था? तो ये बना था 1993 में, ठीक है। और इसके फर्स्ट यानी कि पहले अध्यक्ष कौन थे ये पूछ लेता है, तो बताना है जो एक पूर्व न्यायाधीश यानी न्यायाधीश होंगे तो रंगनाथ मिश्रा। कौन है? रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। कौन है? रंगनाथ मिश्रा। तो ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा एक चीज़ और भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई इसके कार्यकालों की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य होंगे, इसका कार्यकाल क्या होगा? इनका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। क्योंकि वो 65 वर्ष की उम्र में वो रिटायर्ड ही होंगे, 65 वर्ष की उम्र में रिटायर्ड ही होंगे, तो 65 रखने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो 65 ऑलरेडी ही हो जाएंगे, तो 70 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 70 करना पड़ेगा। दिए गए विकल्पों में कौन सी क्रिया जिम्नास्ट से संबंधित है? अच्छा, संबंधित नहीं है। देखो जिम्नास्ट से कह रहा संबंधित नहीं है, यहाँ पे देखो नहीं है, वो है राउंड ऑफ वाली कॉट व्हील हैंड स्टैंड। तो इसमें सही आंसर क्या है? वाली। ये क्या है आपका, जो खासकर जो टेनिस होता है, कौन सा? जो टेनिस होता है, कौन सा? लॉन टेनिस, उससे संबंधित है। इससे संबंधित है, ठीक है। तो हमारे भारत में जिम्नास्ट कौन है? एक महिला है, दीपा कर्माकर, सुना है? कौन है? तो दीपा कर्माकर, ये जिम्नास्ट है ना, भारतीय जिम्नास्ट है, ठीक है, भारतीय जिम्नास्ट हैं। रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो सही आंसर क्या है? वही रोहतांग में है, ठीक है, रोहतांग में है। अटल सुरंग इसी में है, अटल सुरंग इसी दर्रे में है। तो हिमाचल प्रदेश में देखो आपको दर्रे कुछ मिल जाएंगे, जैसे देखिएगा शिवकिला दर्रा, कौन सा? शिवकिला। फिर आपको क्या है? आपका है बाड़ा लाचला दर्रा, ये मिल जाएगा, ठीक है। बाकी रोहतांग आपने देख ही लिया, ठीक है, रोहतांग देख लिया। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आप देखो माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख। तो ये दर्रे कहाँ मिल जाएंगे? उत्तराखंड में। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में नाथुला दर्रा बॉडी फेमस है, और जयलेपला दर्रा, ठीक है। तो ये दर्रे कहाँ हो जाएंगे? तो ये दर्रे आपके हो जाएंगे सभी यहाँ पे। चलो आगे देखिएगा, रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, हीरे का या रजत पदक? तो इसमें उन्होंने सिल्वर मेडल है जीता था, क्या? रजत, सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, 2016 में, ठीक है ना। अब देखिए जो पीवी सिंधु हैं, ये कहाँ की हैं? हैदराबाद की हैं। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये हैदराबाद की हैं। कहाँ की हैं? तो ये है हैदराबाद, यानी हैदराबाद वर्तमान में तो आ गया कहाँ? तेलंगाना में आ गया, नहीं, तेलंगाना में आ गया। अच्छा, इसको तमिलनाडु नहीं समझिएगा ज़रा, ये तेलंगाना में आ चुका है, ठीक है, कहाँ पे? तेलंगाना। तो यहाँ की ये हैं पीवी सिंधु, ठीक है। अच्छा, पीवी सिंधु ध्यान रखिएगा कि एकमात्र वो महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। क्या जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं। एक साथ कांस्य इन्होंने जीता और रजत तो इन्होंने जीता ही जीता है, ठीक है ना। तो पीवी सिंधु, ठीक है, पीवी सिंधु ओलंपिक में 2 पदक
जीतने वाली ये क्या है, एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इस बार देखेंगे आप जो खासकर अभी जहाँ हो सकता है कि अभी ओलंपिक होने वाला है ना 2024 में, क्या होगा 2024 में ये होने वाला है। ठीक है, 33वें नंबर का होगा। ठीक है, इससे पहले टोक्यो में हुआ था। ठीक है, जो किस नंबर का था वो, तो 32वें नंबर का होगा। तो ध्यान रखेंगे यहीं पर एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि 33वां पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसमें क्या रहा है कि ध्वजवाहक, मतलब इसमें भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया है, भारतीय ध्वजवाहक किसे बनाया गया है, तो दो लोगों को बनाया गया है। एक तो पीवी सिंधु ही है, कौन है, तो पीवी सिंधु हैं। ठीक है, और एक है आपके कौन, तो शरत कमल तो इनका संबंध क्या है, टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। ठीक है, बाकी पीवी सिंधु तो बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन से इनका संबंध है। ठीक है, और ये 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में ही आपको ध्यान रखना है कि मिशन सेफ मिशन मोड, ठीक है, किसे चुना गया है, सेफ द मिशन, ये किसे चुना हुआ है, यानी भारतीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है, तो वह है गगन नारंग। तो इनका संबंध शूटिंग से रहा है, ये भी खिलाड़ी हैं शूटिंग से, यानी इनके अगुवाई में जो हमारा क्या गया है, भारतीय टीम गई है कहाँ पर, तो ये गई है कहाँ पे, पेरिस में। कहाँ गई है, पेरिस में। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम सीमा पे थी, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो ये देखेंगे कहाँ पे, तो ये जहांगीर। ठीक है ना, कौन सा जाएगा, जहांगीर। अब देखिएगा कि जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का क्या कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं। ठीक है, अब जहांगीर के समय में आप देखोगे, जहांगीर के समय में बात कर रहे हैं तो वो आपके मंसूर ये क्या मतलब प्रमुख, ये क्या आपके चित्रकार हैं, ये प्रमुख क्या आपके चित्रकार हैं। जैसे अगर बात करें तो विशन दास, बड़ी ही फेमस नाम आता है विशन दास। ठीक है, चाहे वो फारूक वैग हो, चाहे वो दौलत हो। ठीक है ना, तो वो विशन दास, ठीक है ना, या फारूक वेग। ठीक है, दौलत आदि ये प्रमुख चित्रकार थे इनके दरबार में। क्या थे, चित्रकार थे। ठीक है ना, चित्रकार थे। तो ये आपको इतना विशेष बात ध्यान रखनी है। ठीक है, वैसे कुछ अगर बात करते हैं चित्रकारों की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम, खासकर केरल क्षेत्र से नाम जुड़ गया आता है, राजा रवि वर्मा का। ठीक है, किसका नाम आता है, राजा रवि वर्मा। तो ये केरल के थे और ये बहुत ही फेमस क्या है, चित्रकार रहे हैं। ठीक है ना, एक नाम आएगा आपका
अवनींद्रनाथ टैगोर का, अवनींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत माता का चित्र बनाया था। ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम किसका, तो भारत माता का चित्र बनाया था। किसका, भारत माता का चित्र बनाया था, ठीक है ना। वैसे अमृता शेरगिल भी है, ठीक है ना, अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, तो इनका जन्म हंगरी में हुआ था, लेकिन गोरखपुर से भी संबंध रखती हैं, ठीक है ना। बाकी आप देखोगे वर्ल्ड स्तर पर तो एक कौन है, लियोनार्डो दा विंची की बात करते हैं, ठीक है। कौन है, लियोनार्डो विंची, इनकी पुस्तक, इन्होंने एक पेंटिंग है ना मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा बहुत ही फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति डैश डैश जाती है, अप्रभावित, घट, शून्य या बढ़। तो देखो, अगर आप किसी मीडियम का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, मान लो ये रूम ही है, इस रूम का अगर तापमान हल्का बढ़ा दिया जाए तो जो मेरी आवाज़ होगी वो आप तक की, जो पड़ोस में बैठा व्यक्ति होगा उसके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, बढ़ जाएगी। यानी कि माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति क्या हो जाती है, गति इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्यों के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता दूर करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो वो कब तक रखा गया, 2020, 2028, 2030 या 25। तो सही आंसर क्या है आपका 2030, ठीक है ना। तो हमने जो SDG जो हमारे गोल्स हैं ना, जो SDG गोल्स हैं उनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 17, कितनी है, 17। और कब तक हमें प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है ना, 2030 तक प्राप्त करना है, ठीक है। लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, राजस्थान, ठीक है। देखो इसमें से क्या, लाई हरोबा त्यौहार, ये बड़ी फेमस है, कहाँ का, लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर का है भाई, कहाँ का है, मणिपुर का है। तो देखो मणिपुर में से संबंध रखती हैं कौन, मैरी कॉम, यही की तो हैं। और मीराबाई चानू भी कहाँ की हैं, तो देखो मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू क्या है, वेट लिफ्टर है, ये तो मैरी कॉम तो बॉक्सर है, ठीक है ना। तो यहाँ के हैं, मणिपुर में ही आपको मिलेगा क्या, लोकटक झील, लोकटक झील, और इसी झील में मिलेगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। क्या मिलेगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये ध्यान रखना, विश्व का तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये विश्व का एकमात्र क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना, मणिपुर संदर्भ में, ठीक है। और संघाई हिरण यहाँ का क्या है, संघाई हिरण यहाँ का क्या है, तो वो राजकीय पशु है, ठीक है, संघाई हिरण। और मणिपुर में ध्यान रखिएगा कि लैमाटोल की पहाड़ी, लैमाटोल पहाड़ी कहाँ पे है, मणिपुर में है, कहाँ पे है, मणिपुर में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लाई हरोबा त्यौहार ये मणिपुर का फेमस है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला हर्यक वंश का
संस्थापक कौन था? शिशुनाग, उदयन, बिंबिसार या घनानंद, या कौन सा था? घनानंद। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा क्या? बिंबिसार। कौन होगा? बिंबिसार। तो बिंबिसार ने क्या किया था कि लगभग 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में, ठीक है, कहाँ पर? तो खासकर जो आपका राजगिरी है या फिर गिरिव्रज भी कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं? गिरिव्रज भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या होगा आपका? तो ये होगा राजगृह, क्या होगा? राजगृह, ठीक है। ये इसे गिरिव्रज भी पहले कहते थे। गिरिव्रज में क्या बनाया था? अपनी राजधानी। तो गिरिव्रज क्या है? इनकी क्या थी भाई? राजधानी थी। क्या रही थी? राजधानी थी, ठीक है। और जो ये कह सकते हैं हम लोग कि हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का क्या था? अंतिम शासक, जिसका नाम था नागदशक। क्या था? नागदशक, ठीक है। की हत्या किसने कर दिया था? शिशुनाग ने कर दिया था। किसने? नागदशक की हत्या किसने कर दिया था? तो शिशुनाग ने कर दिया था। शिशुनाग ने कर दी थी, ठीक है। शिशुनाग ने कर दिया था। तो बिंबिसार का पुत्र कौन आएगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु का फिर पुत्र कौन आएगा? उदयन आएगा, ठीक है। हर्यक वंश को पितृ हंसा, पितृ हंसा वंश भी कहते हैं। यानी कि आप देखोगे तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार की, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी, ठीक है। उदयन ने कर दी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या जयमंडल? ये सही क्या है आपका? ये है स्थल मंडल, ठीक है ना। स्थल मंडल, ये तीनों का जो मिलन बिंदु है वो जयमंडल कहलाता है। जयमंडल क्या है? तो ध्यान रखो, जयमंडल की बात करेंगे तो जो ये तीनों का क्या है? मिलन बिंदु है, ठीक है। ये वाला मिलन बिंदु, ये है आपका जैवमंडल। ये क्या है? जैवमंडल, ठीक है। ये है जैवमंडल, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्या आपका है? जैवमंडल, ठीक है। तो ये क्या है? जैवमंडल। यानी कि जहाँ पे तीनों मिलते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ठीक है ना, वो तीनों को जो कॉम्बिनेशन पॉइंट है वो जैवमंडल कहलाता है, ठीक है ना। जयमंडल कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ सवाल जब बनेगा कि जो जलमंडल है वो पृथ्वी के, आप देखेंगे पृथ्वी के कितना, तो आप देखेंगे तो अधिकतम हिस्से पे तो क्या है? जल ही जल है। यानी कि हम बात करें तो स्थल तो एक पार्ट पे है और 3 पार्ट पे क्या है? जल है। तो ये 3/4 भाग हो जाएगा, है नहीं? 3/4 भाग हो जाएगा। या फिर हम लोग 1 मिनट इसको ये कह सकते हैं, 3/4 नहीं कह सकते हैं कि जलभाग जो होगा वो लगभग 70% मान सकते हैं आप। लगभग 70% भाग पे जल ही जल है, ठीक है। अगला देखिएगा, कोरबा कोयला खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो देखिए कोरबा है कहाँ पे? कोरबा तो कई बार पढ़ा हमने। ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के इस ज़िले में जो कोरबा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कोयले की खानें हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। कोयले की खानें क्या पाई जाती हैं? ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जो, अगर आप देखिए कोयला के और खाने की बात करें तो देखिएगा कोयला की ही खान है ये, कौन सी? रानीगंज। तो ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और ये भारत की पहली कोयला की खान थी, कौन सी? रानीगंज वाली, ठीक है। बाकी झरिया की बात करेंगे, झरिया तो ये कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में ये, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। कोयला की खान है, ठीक है। बाकी सिंगरौली की बात करोगे
सिंगरौली, तो ये मिलेगा यूपी के सोनभद्र में, यूपी के सोनभद्र में मिलेगा। ये सिंगरौली की खान फेमस है किसके लिए? कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो है वो टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। बस्तर विद्रोह सुना होगा, 1910 में हुआ था, ठीक है। बस्तर विद्रोह, बस्तर विद्रोह 1910 में, ठीक है। एक आप सुनोगा बैलाडीला की खान, यही है बैलाडीला की खान, बट ये किसकी है? ये लौह अयस्क की है, लौह अयस्क की, खासकर हेमेटाइट वाला। कौन सा? हेमेटाइट लोहा यहीं से निकाला जाता है, ठीक है। तो इन सबको भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगला है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या पता है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो कौन सी? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, ठीक है। और ये क्या है? एक लैगून झील है। लैगून झील यानी कि समुद्र द्वारा जो निर्मित होती हैं उसे तो कहते हैं, ठीक है। और कहाँ पे है ये? ओडिशा में है। कहाँ पे है भाई? ओडिशा में है, ओडिशा में, ठीक है। और चिल्का झील को ध्यान रखिएगा कि 1981 में क्या किया गया था? रामसर साइट में इसे क्या किया गया था? शामिल किया गया था, ठीक है। तो भारत का पहला आर्द्रभूमि कौन सी है? भारत का पहला आर्द्रभूमि चिल्का झील को मानते हैं, ठीक है ना। चिल्का झील में ही ध्यान रखना, इसी के अंदर, इसी में नलबाना पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है। तो ये भी उड़ीसा में है। कहाँ पे? ये भी उड़ीसा में है। अष्टमुदी झील देखो, ये कहाँ पे है? ये केरल में है, ठीक है। कहाँ है? केरल में है। वेम्बनाड झील, ये भी ध्यान रखो, केरल में। भारत की ये क्या है? सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील, ठीक है। काफ़ी लंबी है, लगभग 100 किलोमीटर ये लंबी है वेम्बनाड झील। इसी में तो वेलिंगटन द्वीप है ना, इसी में वेलिंगटन द्वीप है। पुलकट झील देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु सीमा पे है। लेकिन अगर आपको एक लगाना हो तो आप आंध्र प्रदेश लगा सकते हो, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था भाई बताओ? हमने पढ़ा कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? झीलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हमने पढ़ा था, ये कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। ये जो पढ़ा था ना, लिम्नोलॉजी कहते हैं। अरे देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये आएगा किसके? गृह मंत्रालय। कौन सा आएगा? गृह मंत्रालय। कब बना ये आयोग? 1993, ठीक है ना। तो ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है ना, ना, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। कैसा? असंवैधानिक आयोग है। नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डैश डैश कहलाता है? समतुल्यता, संयोजकता, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या। तो ये सही आंसर क्या है इसमें? तो सही आंसर है आपका द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो इसमें होगा प्रोटॉन
ठीक है, की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो कह सकते हैं जो द्रव्यमान होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना। जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? कालरा यानी कि हैजा, टीबी, फिर है मलेरिया, फिर है खसरा। तो ये कह रहा है जल जनित, है नहीं, तो ये हो जाएगा कौन सा, कालरा यानी कि हैजा। कौन सा हो गया, हैजा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, हैजा हो जाएगा। क्यों आपने पढ़ा होगा कि जो कालरा है, हैजा है, ये जीवाणु से होता है, जीवाणु से, यानी कि विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरी। अगर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, विब्रियो क्या हो जाएगा, कॉलेरी। तो ये क्या है कि जीवाणु जनित रोग है। कैसा होगा, जीवाणु से होने वाला, ठीक है, जीवाणु से होगा। अब जो टीबी की बात करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस की बात करेंगे, जो आपका टीबी है, टीबी का आप देखेंगे उन्मूलन की बात करते हैं, तो ये कब तक करना है हमें, ये करना है 2025 तक, ठीक है। अभी आपने देखा कि जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का राष्ट्रीय सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। मलेरिया को कब तक उन्मूलित करना है, तो इसको 2030 तक, 2030 तक क्या करना है, ये समाप्त करना है। क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। मलेरिया कह सकते हो कि जो दवा है कुनैन, यानी कुनैन, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। छाल से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लंग्स होते हैं, ठीक है। कौन सा होता है, लंग्स होते हैं। मलेरिया में बात करते हैं तो इसमें जो आपकी आरबीसी खासकर ये प्रभावित होती हैं, जब स्प्लीन की बात करते हैं वो प्रभावित होता है। बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो बैफिन की खाड़ी, बैफिन द्वीप पड़ा होगा, ये तो है कनाडा में। ये है कहाँ पे, यानी कि ये कनाडा में है। तो अगर जो ये कनाडा में है तो फिर कनाडा किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो ये तो है उत्तरी अमेरिका। कहाँ हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा ये बैफिन द्वीप, ठीक है ना। एक आपने सुना होगा हवाई द्वीप, सुना होगा क्या, हवाई द्वीप। तो ये तो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। कहाँ पे, प्रशांत महासागर में है। किसके, तो यूएसए के अधीन, यूएसए के अधीन है कौन, हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप। तो इसे हम लोग प्रशांत महासागर का चौराहा भी तो कहते हैं। हवाई द्वीप को क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा। क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर का चौराहा तो कहते हैं इसे, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। अगला जाइएगा, अगला है कि पिच शब्द का संबंध किस खेल से है, कुश्ती से, नौकायन से, शतरंज से, क्रिकेट से। तो ये तो सबको पता है कि पिच का संबंध किससे हो जाएगा,
तो देखो पिच का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। किससे हो जाएगा? क्रिकेट से, ठीक है ना। तो अच्छा, क्रिकेट से एक शब्द संबंधित है चाइना मैन। चाइना मैन संबंध किससे रखता है? चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंध रखता है, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो कुश्ती होता है ये तो आप देखेंगे मैट पे होता है, ठीक है। नौकायन जिसमें नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, केरल में बड़ी फेमस है ये, ओणम पर्व पे नौकायन किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है अभी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर डैश डैश कक्षा में घूमते हैं, वर्गाकार, अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार। तो होगा कैसे? तो होगा दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से ऐसे दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। तो ये सभी दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं, ठीक है। या परवलयाकार, बीच में क्या होगा? सूर्य होगा, ठीक है आपका, ठीक है। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डैश डैश बचते हैं, ठीक है। डैश डैश बचते हैं, क्या बचते हैं बताओ? कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका डैश डैश बचते हैं, दोगुने के बराबर या कम या अधिक। तो सही आंसर क्या है आपका? बराबर। क्या होगा आपका? बराबर होगा, ठीक है, बराबर। लिखा है कि मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, टोकन अनुदान या अनुपूरक अनुदान। इसमें क्या सही होगा? देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखिए, लिखा है ना मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है, तो होगा टोकन अनुदान। क्या होगा? टोकन अनुदान। और देखिएगा, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा उदय ने, है नहीं। तो ये तो बड़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल माइंड बैठा लेना कि चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ है वो किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनवाया था। और ये जो विजय स्तंभ है, अगर पूछ ले ये किसी देवता को समर्पित है क्या, तो बताना कि ये विष्णु को क्या है? समर्पित है। ये क्या? विष्णु को समर्पित है। राणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनवाया है, ठीक है ना, इन्होंने जो विजय स्तंभ बनवाया है वो इसको संबंधित। अच्छा उसके अलावा अच्छा ये पूछा जा सकता है कि ये कब बना था, तो 1437 बता सकते हैं ईस्वी में, ठीक है। कब बता सकते हैं? इसमें बता सकते हैं। अब देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष? तो वैसे सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो कहोगे 5 वर्ष, ठीक है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर एक चीज़ और ध्यान देगा कि भारत के पहले और बात करें तो भारत के क्या होंगे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो कौन थे? तो जाकिर हुसैन कौन है? जाकिर हुसैन। तो हमारे भारत में अगर राष्ट्रपति देखा जाए तो 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से आते थे, और एक जो है एम हिदायतुल्लाह वो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 4 मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे देश में रहे हैं, ठीक है ना। और पूर्ण कालकाल के लिखा जाए तो 3 लोग रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा फिर सवाल देखिएगा कि भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति रह सकता है, ठीक है, रह सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक आप देखोगे तो केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वो एक व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, यानी उनके बाद से कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति
नहीं रहा है, 2 बार राष्ट्रपति नहीं रहा है तो डॉक्टर, लेकिन हमारे भारत में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप 2 बार रह सकते हैं, 3 बार रह सकते हैं। जैसे आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है, अधिकतम 2 बार रह सकता है। और वहाँ कार्यकाल भी कितना होता है, 4 वर्ष का होता है। यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो होता है 4 वर्ष का होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति रह चुका है। लेकिन हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं है, आप 2 या 4 या कितना भी रह सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत का भाग नहीं है? महादेव पहाड़ी, नल्लामाला पहाड़ी, ठीक है, राजपीपला पहाड़ी या मैकाल। तो ये देखो सही आंसर है आपका है नल्लामाला पहाड़ी, ठीक है ना। आपने ये चीज़ पहले पढ़ रखी थी कि जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, इसका विस्तार देखो कुछ यूं है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इस तरीके से 3 हो गया। तो ये वाला पहला कौन सा था, तो राजपीपला यानी गुजरात वाले क्षेत्र में। बीच में क्या है, महादेव श्रेणी। अंत में कौन सा है, तो यहाँ पे मैकाल श्रेणी है, ठीक है, मैकाल श्रेणी। तो मैकाल श्रेणी पे ही तो क्या मिलेगा आपको, अमरकंटक की पहाड़ी मिलेगी, अमरकंटक की पहाड़ी मिलेगी। और सतपुड़ा का सबसे ऊंचा जो स्थान है धूपगढ़, वो यही मिलेगा जो 1350 मीटर की हाइट है एमपी में, ठीक है ना। ठीक है, धूपगढ़ वो कहाँ, महादेव श्रेणी पे। धूपगढ़ जो है वो महादेव श्रेणी पे है। तो नल्लामाला पहाड़ी तो साउथ इंडिया में है, यानी कि ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, एपी आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये गुजरात में सतपुड़ा पर्वतमाला को गुजरात में राजपीपला के नाम से जानते हैं, यानी कि सतपुड़ा का पश्चिमी विस्तार राजपीपला है, मध्य वाला महादेव है और पूर्वी विस्तार मैकाल श्रेणी है, ठीक है ना। तो अमरकंटक पहाड़ी से ही आप देखेंगे तो 3 नदियाँ एक पास से निकलती हैं, जो कि आपको कौन स्थित है, नर्मदा, सोन और जोहिला, ठीक है। कौन सा है, जोहिला, ठीक है, जोहिला, ये नदियाँ यहीं से निकलती हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। फिर है बैलेंसिंग बीम। बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? ताइक्वांडो में, जिम्नास्टिक में, तलवारबाजी में या स्क्वैश में, ठीक है, बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये देखो सवाल बहुत ही अच्छा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैलेंसिंग जो बीम है इसका संबंध तो जिम्नास्टिक से होता है, ठीक है ना। आपने देखा हुआ बैलेंसिंग बीम, आपने कैसे जिम्नास्ट वो लोग कहते हैं, अपने बॉडी कैसे बैलेंस करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये है क्या, जिम्नास्ट, ध्यान रखिएगा, जिम्नास्टिक या जिम्नास्ट, ठीक है। तलवारबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में एक है कौन, भवानी देवी, ठीक है। तो इनका संबंध किससे रहा है, तलवारबाजी से रहा है। एक कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है, तलवारबाजी से, ठीक है। ये क्या है, तलवारबाज हैं और जो कि काफ़ी इन्होंने एशियाई खेलों में या फिर अन्य खेलों में इन्होंने पदक जीते हैं, ठीक है। हालांकि ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया था, लेकिन वो। घर्षण बल किस वस्तु की गति का डैश डैश करता है, ठीक है ना। देखो जो घर्षण बल है किसी वस्तु की गति का क्या करता है, सहायता देता है, विरोध करता है, बढ़ा देता है, या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब जो घर्षण बल होता है ना, जो घर्षण बल होता है वो सदैव क्या करेगा, वो सदैव विरोध ही तो करेगा, क्या करेगा, सदैव विरोध करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, सदैव विरोध करेगा। इसलिए सही आंसर क्या है, विरोध करता है, ठीक है। घर्षण बल, जब कोई वस्तु आपस में जब रगड़ेंगे ना, कोई दो वस्तु आपस में रगड़ेंगे उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है, तो उसमें विरोध ही होता है, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्तियों के लिए गठित मंत्रिपरिषद, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। तो ये तो हमने पढ़ा है कि भाई ये राज्य की बात आ गई तो राज्यपाल करेगा, और अगर ये बात होती राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो वो कौन करता, तो वो करता कौन, राष्ट्रपति करता। कौन करता, वो राष्ट्रपति करता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल की अगर बात करोगे तो राज्यपाल भाई एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। जरूर नहीं है कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल
की जब बात करेंगे तो राज्यपाल जिस राज्य का होगा वो उस राज्य का निवासी नहीं होगा। राज्यपाल क्या होगा, जिस राज्य का होगा, जिस राज्य का वो होगा वो उस राज्य का निवासी नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जिस राज्य का होगा वो उस राज्य का क्या होगा, निवासी होगा। अनिवार्य है उसके लिए, तो उसके लिए तो क्या है, अनिवार्य है। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? गंगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। अब देखो वैसे तो हमने पढ़ा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, लेकिन इसमें अब ब्रह्मपुत्र नहीं दिया है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र को क्या मान लिया है, गंगा की सहायक नदी मान लिया। अब वास्तविकता में कभी ये सवाल पूछ लिया जाए कि ठीक है कि गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है या ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलती है, ठीक है, तो एक अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि हाँ कि ब्रह्मपुत्र गंगा में मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा एक सवाल आप ध्यान रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया डेल्टा का नाम क्या है, तो बताएंगे सुंदरवन का डेल्टा। सुंदर वन का डेल्टा, तो ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। हमारे भारत में तो पश्चिम बंगाल में, बाकी इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है, ठीक है, इसका विस्तार बांग्लादेश में भी है। तो सुंदरवन का डेल्टा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए से नाम रखा है। सुंदरवन के डेल्टा में ध्यान रखना कि भाई मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी रॉयल बंगाल टाइगर तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा सुंदरवन की डेल्टा में ही रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, जो कि हमारा यही वाला क्या है, तो यही वाला हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। यही वाला हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है। क्योंकि टाइगर तो बहुत सारे हैं, कई प्रजाति के हैं, टाइगर तो कई प्रजाति के हैं, टाइगर तो कई प्रजाति हैं, लेकिन कौन सी टाइगर प्रजाति हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब जो ये सुंदरवन का जो डेल्टा है, ये कई बार पूछ लिया था, तो ये पंजाकार डेल्टा है, ठीक है, या किस प्रकार का डेल्टा है, तो ये चापाकार डेल्टा है, ठीक है, कैसा है, तो चापाकार डेल्टा है, ये आकृति कैसी, चापाकार। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो आपको पता है ना कि भाई गंगा नदी, अच्छा इतना ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पद्मा। गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है ना, जमुना कहते हैं। कल देखिएगा निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। ये कह रहा है हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है, तब देखो इसमें चार में से एक कोई ओड होगा, तीन क्या होंगे, एक जैसे होंगे। देखिएगा भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, तो ये तीन तो भाई कथक को छोड़ दो, ये उत्तर भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। बाकी ये तीन तो साउथ इंडिया के हैं, तो अलग कौन सा हो गया, कथक। कौन सा हो गया, कथक। ये तीनों जो हैं वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पे आधारित हैं, ठीक है ना। तो ये देखो भरतनाट्यम कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु। कुचिपुड़ी ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। कथकली कहाँ पे है, केरल। केरल में एक और है मोहिनी अट्टम, भी केरल का ही है। कहाँ मोहिनी अट्टम कहाँ का, केरल का ही है, ठीक है, केरल का ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हिंदुस्तानी जो संगीत है ये उत्तर भारत में प्रचलित है। कहाँ पे है, ये उत्तर भारत में क्या है, प्रचलित है।
उत्तर भारत में क्या है, प्रचलित है। ठीक है, और साउथ इंडिया में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत प्रचलित है। 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? ये होगा भाई गुरु अर्जुन देव। देखेंगे तो ये किस नंबर के थे? 5वें नंबर के थे। ठीक है, गुरु नानक तो पहले थे। ठीक है, और ये तो 9वें नंबर के थे। क्या थे? 9वें नंबर थे। तो गुरु तेग बहादुर की अगर आप बात करते हैं तो हत्या की बात करते हैं, तो इसकी हत्या भाई किसके द्वारा की गई? तो इनकी हत्या किस द्वारा की गई? तो वो था कौन? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब ने किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन की हत्या किसने किया? तो ये किसने किया था? जहांगीर ने हत्या किया था। हत्या, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिए गुरु अर्जुन देव, तो जो खास करते हैं आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने ही तो किया था। ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ का संकलन किसने तैयार किया था? आदि ग्रंथ का संकलन, आदि ग्रंथ का संकलन किसने तैयार किया था? तो बताना है गुरु अर्जुन देव ने तैयार किया था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे तो इनका जन्म ये हुआ था पटना साहिब, यहाँ पे। तो इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है ना, पंजाब वाले क्षेत्र में नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा ये क्या अलग है होगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह ने ही क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ध्यान रखना, गुरु गोविंद सिंह ने ही क्या किया था? इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, शायद मुझे ध्यान अगर ये है तो इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की क्या की थी? स्थापना किया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, खालसा पंथ। अगला देखिएगा, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? ठीक है ना। अब देखो ये टैक्स की बात आई है, यहाँ पे टैक्स की बात आई, तो टैक्स की बात आई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? राज्यसभा, लोकसभा या वायसराय हाउस? तो अब तो ये है ही नहीं है, तो क्या मतलब है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा। ये लगा ना, टैक्सेशन की बात कर रहा है। ठीक है, कराधान को निपटाने के लिए अगर कोई वित्त विधेयक आता है तो फिर कहाँ पे होगा? लोकसभा में पास होगा, और कहीं से पास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे? तो लोकसभा में इसे पास कराया जा सकता है, यानी लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर वो वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक ही है तो लोकसभा में, बाकी वित्त विधेयक दोनों जगह पास हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये जो वित्त विधेयक है इसमें धन विधेयक का प्रावधान है, यानी कराधान इसलिए केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और कहीं पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, और कहीं पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आपने पढ़ा होगा कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। क्या सही है? और हाँ सही है। कहेंगे कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका घोषणा कौन करेगा? वो करेगा लोकसभा स्पीकर। ध्यान रखिएगा कि कोई भी धन विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी घोषणा करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जो वर्तमान समय 18वें लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो 18वें लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में है कौन? तो ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। और प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? यानी 18वें लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? तो वो थे कौन? भर्तृहरि। कौन थे? भर्तृहरि। चलिए आज का देखो, आज का अंतिम ये सवाल, आज का क्या है ये? आज का ये अंतिम सवाल है। सवाल है कि अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य समूह निम्न में से कौन सा है? ठीक है ना, अंत्योदय योजना, ये लिखा ना,
अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य समूह, मतलब ये किसके लिए शुरू किया गया भाई? नहीं, किसके लिए? सबसे गरीब तबका के लिए, गरीब रेखा से ऊपर के लोगों के, सभी लोगों के, पिछड़े वर्ग के लिए नहीं। अंत्योदय योजना है ये शुरू किया गया किसके लिए? सबसे गरीब तबका के लिए, ठीक है ना। देखो जो अंत्योदय का मतलब हो गया कि जो अंत में है उनका उदय करना है। अंत्योदय मतलब क्या हो गया? जो अंतिम कतार पे खड़े हैं ना, जो बिल्कुल बैक लाइन पे खड़े हैं, उनका क्या करना है? उनका हमें क्या करना है? उदय करना है। कैसे? तो अन्न प्रोवाइड करा के, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए है? तो सबसे गरीबी तबका। सबसे गरीबी तबका का मतलब हो गया कि हम लोग कहते हैं भाई जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, ठीक है ना। जो बीपीएल परिवार होते हैं, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। जो बीपीएल होते हैं, क्या? बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, ठीक है। उनके लिए अंत्योदय योजना ये लाया गया, ठीक है। तो ये आज हमारे कितने थे? ये टोटल 150 क्वेश्चन थे जो हमने इसको भैया पढ़ा है, और इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन क्वेश्चनों को कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, किसके द्वारा? तो यानी कि ये जो आपका जो रेलवे है, रेलवे बोर्ड है, कैसे सवाल पूछ रही है, इस पर आपको ध्यान देना है और आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।